हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास पे। हम करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने टीबी पे छोड़ा था। फिर आते हैं हम दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिल्ली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? इंडिया अरब लीग, इंडिया अरब फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी अभी दिल्ली में, जिसमें यूएई जो थे वो को चेयर थे। एंड तो अरब लीग के बारे में, अरब लीग है क्या? अरब लीग इसके अंदर 22 मेंबर्स हैं, जो भी अफ्रीका और मिडल ईस्ट में अरेबियन अरब स्टेट्स हैं, उनकी एक ये लीग है। इससे रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है? अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल। इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया इसमें एक ऑब्जर्वर है। हेडक्वार्टर्स कहाँ इसके? कायरो में है, एंड इंडिया इज़ एन ऑब्जर्वर। ठीक है, नेक्स्ट ये इस पे ध्यान दे सकते हैं। तो देखो, अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, पैलेस्टीन, येमेन, ओमान, यूएई, मोरक्को, ट्यूनीसिया, सीरिया, मॉरिटानिया, लीबिया, सूडान, लेबनान, सोमालिया, सऊदी, कुवैत, जॉर्डन, कतर। तो इसके अंदर आर्मेनिया, ब्राज़ील, एरिट्रिया, इंडिया और वेनेजुएला जो हैं वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो इंडिया इज़ एन ऑब्जर्वर। फिर और ब्रांच पे आते हैं। क्या है ये? एक पैरासाइटिक वीट है जो कि मस्टर्ड को हार्म कर रहा है। राजस्थान एंड हरियाणा में मस्टर्ड रेप सीड क्या है? इट्स अ मेजर राबी क्रॉप, जो हमने अभी देखा, पहले पिछले में देखा था। इट्स अ मेजर राबी क्रॉप और ज़्यादा बारिश इससे झिलती नहीं है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक हॉस्टोरियम नाम का एक स्पेशल ऑर्गन है। तो इट सर्वाइव्स बाय अटैकिंग रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो उन रूट्स को ये अटैक करता है, जिससे स्टंटिंग हो जाती है, यील्ड लॉस हो जाता है। तो ऑरो ब्रांच के पैरासाइटिक वीड है और मस्टर्ड को हार्म करता है। अब वीड की और हार्म की बात आ चुकी है क्रॉप्स को, तो हम पिंक बॉलवर्म को कैसे भूल सकते हैं, जो कि कॉटन में लगता है, जिसके लिए फिर बीटी कॉटन लाया गया था। बैसिलस थेरेंजाइसिस का जीन इंट्रोड्यूस किया गया। कॉटन क्या है? खारिफ क्रॉप है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में। ठीक है, अब जॉइंट अब नेक्स्ट हम आते हैं जॉइंट विजन फॉर नेक्स्ट डिकेड इंडिया एंड जापान। तो ये क्या है? एक सेकेंड। फॉर नेक्स्ट डिकेड इंडिया एंड जापान, ये एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक जॉइंट पार्टनरशिप है। तो ये बस उसका नाम मेंशन था, नहीं आ जाते, रहने दो। फिर स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स क्या हैं? तो स्कोप अवार्ड्स पे आते हैं। स्कोप अवार्ड्स देता कौन है? दिया किसने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ये पीएस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। ऑर्गेनाइज बाय स्कोप, दैट इज स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। एपेक्स प्रोफेशनल बॉडीज़ है ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। इस बार हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला था, जो कि एक महारत्ना है, एंड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को मिला था इन वुमेन एम्पावरमेंट कैटेगरी, मतलब इनकरेज करने के लिए। तो ये पीएससी से रिलेटेड है। अब SEEA फ्रेमवर्क पे आ जाते हैं। क्या है ये? एक सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट इकोनॉमिक अकाउंट्स है, जो कि अडॉप्ट किए गए। ये सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द UN। ये मॉस्पी ने रिलीज़ किया। पहली बार हमने स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड को यूज़ किया है इस रिपोर्ट के अंदर। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 ये रिलीज़ करा है मॉस्पी ने, एंड इन दैट हमने SEEA फ्रेमवर्क को यूज़ किया। तो SEEA फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? इकोसिस्टम के अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इतना बहुत है। फिर चिल्ड्रन इंडिया रिपोर्ट क्या है? 2025 की, ये भी मॉस्पी ने। इसके अंदर ऐसे ट्रेंड्स बताए गए हैं कि आया इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है, परसेंटेज ऑफ वुमेन एज 2024 हुआ मैरिड बिफोर 18 ईयर्स कम हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन ये बड़े हैं। अब हम बात करते हैं स्वैपेबल बैटरी टेक के बारे में। तो एक तो हमारी EVs हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हम स्टेशंस बनाएंगे जगह जगह पे, और फिर आप चार्ज कर सकते हो। तो स्वैपेबल बैटरी टेक क्या है? इस टेक्नोलॉजी क्या है? BaaS यानी बैटरी एज अ सर्विस। ये जिसके अंदर ये है कि आप एक्सचेंज कर लेते हो डिप्लीटेड बैटरी को फॉर अ फुली चार्ज वन। जिसके अंदर आप इसका मतलब ये है कि आप जब EV खरीदते हो या बाइंग इट विदाउट अ बैटरी, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, और आप एक पे करते हो रेगुलर सब्सक्रिप्शन टू द सर्विस प्रोवाइडर फॉर बैटरी सर्विसेज थ्रू आउट लाइफ टाइम।
तो ये 2 and 3 व्हीलर्स के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है कि मतलब आप बैटरी को ही बदल लो जब वो डिस्चार्ज हो जाए, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से जो दिस इज़ गुड फॉर स्मॉलर व्हीकल्स, मतलब कम कैपेसिटी की बैटरीज़ के लिए तो ये ठीक है। पर इसमें वही इनिशियल कॉस्टिंग ज़्यादा है क्योंकि आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बैटरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे सिस्टम को उसमें लाने के लिए, फ्लो में लाने के लिए। अब सेल टू सेंटेंस स्केल क्या है? सेल टू सेंटेंस स्केल इज़ C2S, जिसका मतलब है कि ये AI का फाउंडेशन मॉडल है, ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLM अबाउट बाय गूगल डीप माइंड एंड गूगल रिसर्च एंड येल यूनिवर्सिटी। तो गूगल का है सेल टू सेंटेंस, जिसके अंदर जो गामा 2 आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज ऑफ सेल्स है ना, उनको हम ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब जीन एक्सप्रेशन को हम ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जीन एक्सप्रेशन को हम किसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं? ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं यूजिंग सेल टू सेंटेंस। तो सेल टू सेंटेंस ह्यूमन लैंग्वेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जीन एक्सप्रेशन को किसका है? गूगल का है ये। अब I2U2 इंडिया इजराइल UAE US 2022 में लॉन्च हुआ था कि इंडियन ओशन, मेडिटेरियन सी, इन सब के इलाकों में वाटर, स्पेस, फूड, इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने सेट में स्पीच दी इजरायली पार्लियामेंट इन जेरूसलम, तब उन्होंने I2U2 का जिक्र भी किया था। फिर IMEC का जिक्र भी आ ही जाता है जब हम I2U2 की बात करें। IMEC का भी हमने जिक्र किया अभी तो IMEC 2023 में हुआ, जिसके अंदर हम रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर, तो ये जैसे अगर इधर देखा जाए तो वही मुंबई से शुरू किया, जबल अली पहुँचे, फिर अल गुफैत पहुँचे, हरद, रियाद, अल हदीता, हाइफा और पिरायस, फिर ग्रीस में पहुँच जाएंगे, जिसके अंदर हम ईरान को सरपास कर रहे हैं और पाकिस्तान को तो कर ही रहे हैं। तो ये हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब हम ICMR की बात कर ले, जिसके अंदर सी रूट, रेल रूट, तो ये सऊदी वाला जो है वो तो रेल से ही है मामला, आगे फिर सी है। ICMR ने एक SCD स्टिग्मा स्केल फॉर इंडिया बनाया, मतलब सिकल सेल डिजीज़ का स्टिग्मा स्केल। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड फोर्थ ग्लोबली, जिसके अंदर जो साइको क्लिनिकल बर्डन है सिकल सेल डिजीज़ का, वो हम करते हैं मेजर कि लोग क्यों अवॉइड करते हैं ट्रीटमेंट या क्यों हाइड करते हैं इस कंडीशन को। इसको मेजर करने के लिए किसने बनाया? ICMR ने बनाया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। किन डिस्ट्रिक्ट्स में एंडेमिक है? तो आंध्र प्रदेश की, मध्य प्रदेश में अलूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट, अनूपपुर, छोटे नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, फिर उड़ीसा, मैसूर, उदलगिरी असम में। अब नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो हमारा 2047 का है, ठीक है। ये इस पर तो अभी हमने कर भी ली थी बात। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 किसने लॉन्च किया? DPIIT एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स का है फिलीपींस में। अब ये है क्या है? पहली बात तो इसमें वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, लीडर्स, चैलेंजर्स, एस्पिरेंट्स, जो इंडस्ट्रियल पार्क्स को मतलब हम इनकरेज करने के लिए हैं कि वो अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करें और इन्वेस्टमेंट्स को लाएँ। तो ये है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। अब चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स राउंड टेबल CSAR जो ये हुआ था, तो ये है क्या? पहली बात तो ये G20 प्रेसिडेंसी में अनाउंस हुआ था इंडिया की। फिर जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने इसको कंसेप्शलाइज किया था, जिसके अंदर सारे नेशनल एडवाइज़र्स मिलते हैं और देयर इज़ अ डायलॉग और वो लोग बात करते हैं अबाउट द रीसेंट इशू, साइंटिफिक वगैरह वगैरह। तो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र, और ये उसको भी प्राइम मिनिस्टर को जो एडवाइस करने के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, उसको भी ये जो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र की पोस्ट है वो उसको हेड करते हैं, ठीक है, या प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द PM जो हैं। अब फिर हम 2025 में जो था वो इस पे थे कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, इक्विटी बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट,
फिर मैत्री 2.0 प्रोग्राम क्या है? मैत्री 2.0 प्रोग्राम इज़ अबाउट इंडिया, ये एग्रीटेक से रिलेटेड है, इंडिया एंड ब्राज़ील कि उन सब रेजिलिएंट फूड सिस्टम्स की तरफ। इट्स एन इंक्यूबेशन प्रोग्राम। तो मैत्री 2.0 इंडियन ब्राज़ील एग्रीटेक एंड इट्स एन इंक्यूबेशन प्रोग्राम। ठीक है, अभी पीछे भी हमने मैत्री की बात करी थी। 1 मिनट। I'm missing it right now. कोई नहीं, अभी याद आ जाएगा थोड़े टाइम में। तो मैत्री 2.0 इज़ इंडिया एंड ब्राज़ील एग्रीटेक क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम। फिर एक्सरसाइज मैत्री, ये किस लिए? एक्सरसाइज मैत्री इज़ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी मेघालय में हुई थी अभी 2025 में। सो दिस इज़ एक्सरसाइज मैत्री किसके बीच में? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में और मेघालय में हुई थी। मेघालय भी इसीलिए भी अभी न्यूज़ में है कि गारो हिल्स में वायलेंस हो रहा है और वो सब। फिर लाइसोंग फॉर्मेशन क्या है? फॉसिल की लीव्स हैं जो नागालैंड में मिली हैं एंड इनसे हमें पता चलता है कि जो आइस शीट्स एंटार्क्टिका में उनसे ही मानसून आया नॉर्थ ईस्ट में, और वैसे ही अर्ली मानसून की कंडीशंस फॉर्म हुई। तो लाइसोंग फॉर्मेशन क्या है? फॉसिल्स हैं। वीपी के इलेक्शन के बाद वाइस प्रेसिडेंट क्या प्रपोजर्स कितने? 20 सेकेंडर्स, 20 इलेक्टर्स। इलेक्टोरल कॉलेज का कौन पार्ट होते हैं? इलेक्टेड एंड नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, एस्पेरालगस स्पीशीज़ क्या है? एस्पेरालगस क्या है? फंगस। अभी हमने फंगल ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी। इसकी 2 स्पीशीज़ डिस्कवर करी गई हैं वेस्टर्न घाट में। अब डेयरी फर्मेंटेशन में ये नहीं यूज़ होता है। डेयरी फर्मेंटेशन में जो यूज़ नहीं होता है, ये डेयरी फर्मेंटेशन में जो यूज़ होता है वो है लैक्टोबैसिलस, जो कि बैक्टीरिया है। स्केटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 कहाँ? चाइना में हुई थी एंड वहाँ पर इंडिया को फर्स्ट एवर गोल्ड भी मिला था। अब पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स पे आ जाते हैं। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स है क्या? कि दीज आर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड बाय हॉट हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स फ्रॉम द ओशनिक क्रस्ट। तो जब वो फ्लूइड्स निकले और उनके जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो ओशन के सी के बेड पर हैं एंड इससे ये मतलब जो प्रेसिपिटेट्स हैं, तो ये क्योंकि सी बेड आ चुका है तो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आ जाएगी। इनको पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स भी कहते हैं। दे आर वेरी रिच इन गोल्ड, सिल्वर और ऐसे सब, मतलब जो महंगे है ना एलिमेंट्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड। तो इंडिया को क्या मिले? एक्सप्लोरेशन राइट्स मिले हैं ऑफ पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स इन कार्लसबर्ग रिज इन इंडियन ओशन। 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। सी फ्लोर में मैसिव सल्फाइड्स के और मिनरल के डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये तो यहाँ पे सेशल्स, मैडागास्कर, अफ्रीका और यहाँ बीच में कार्लसबर्ग रिज है जहाँ पर हमें अधिकार मिले हैं। क्या पहली बार मिले? नहीं, हमें पहले भी मिल चुके हैं। कहाँ पर मिले थे? इन द इंडियन रिज। एंड ये हम पहली कंट्री में बने हैं जिसके हु हैज़ गॉट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसलिए हमें एक पायनियर इन्वेस्टर का स्टेटस भी मिल चुका है। ठीक है, अब समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो समुद्रयान प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? समुद्रयान प्रोजेक्ट इज़ अबाउट डीप ओशन, रिलेटेड टू अंडर डीप ओशन मिशन। तो ये उसका जो डीप ओशन मिशन का पहला कंपोनेंट है ना, डीप सी एक्सप्लोरेशन का, उससे रिलेटेड है समुद्रयान प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम एक 4th जनरेशन का जो सबमरीन है वो भेजते हैं एंड मत्स्य 6000, और वो टाइटेनियम अलॉय का बना हुआ है। एंड फिर मैंड मिशन एंड फिर वो लोग आगे की एक्सप्लोरेशंस करते हैं। तो डीप ओशन मिशन 2021 में लॉन्च हुआ अंडर होम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, एक्सप्लोरिंग एंड हार्नेसिंग डीप सी रिसोर्सेज, ब्लू इकोनॉमी। मत्स्य 6000 क्या है? डीप सी माइनिंग के लिए मैंड सबमर्सिबल कैरिंग 3 पीपल, 6000 फीट नीचे गए वो, और फिर ये जो बड़ा सा शेल था वो टाइटेनियम अलॉय का था, 4th जनरेशन। ठीक है, सागरमाला के अबाउट पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। हमारी कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है? 7500 किलोमीटर्स।
ठीक है, एंड अबाउट 7200 किलोमीटर्स लेंथ उसकी भी थी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब भारतमाला परियोजना क्या है? हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम 2017 में लॉन्च हुआ कि बॉर्डर रोड्स बनाना, कोस्टल कनेक्टिविटी करना, इकोनॉमिक रोड कॉरिडोर्स बनाना, हाईवेज़ बनाना, इस सब के लिए भारत परियोजना है। अब कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे जाते हैं। तो हम फ्लू गैस सल्फराइजेशन पढ़ चुके हैं, हम कोल गैसिफिकेशन पे आते हैं। तो कोल से बनता है सिनगैस। सिनगैस, अब कोल क्या है? सिनगैस इज़ एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फ्लू गैस तो एकदम सब कुछ कंबस्ट हो चुका है। अब जो फाइनल एग्जॉस्ट निकल रहा है, वेस्ट बाहर एनवायरनमेंट में जाएगा, उसमें से हम SO2 खींच रहे हैं। सिनगैस बीच की चीज़ है। सिनगैस में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब कुछ है सिनगैस के अंदर। और फिर सिनगैस के अलग अलग पर्पसेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर लो, फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ कर लो, लिक्विड फ्यूल की तरह यूज़ कर लो। और इसे हमें यूज़ करना ही क्यों है? क्योंकि हमें अपनी इम्पोर्ट की डिपेंडेंस घटानी है। हमारा मेजर, हम जो चीज़ लैक करते हैं, हम गैस लैक करते हैं, हम ऑयल लैक करते हैं, हम बेसिकली हम फ्यूल लैक करते हैं, हम बिजली की चीज़ें, मतलब वो सब चीज़ें हमारे पास नहीं है, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और जब हम कोयला है पर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या पीट, ये सब टाइप के कोयले हैं। 4 टाइप के कोयले हैं, लेकिन हमारे पास जो बिटुमिनस या लिग्नाइट, ये सब बहुत हाई ऐश वाला हमारे पास कोयला है। दैट्स नॉट गुड। तो इसलिए हमें बहुत चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो उस इंपोर्ट डिपेंडेंस को घटाने के लिए हम चाहते हैं कि अगर हमने एक बार कोई चीज़ इंपोर्ट कर ली, कोल इंपोर्ट कर लिया, तो उससे जो चीज़ें रिलीज़ हो रही है हम उसको भी लाएँ यूज़ में, सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ें, ताकि हमारा ओवरऑल खर्चा कम हो। तो ये और ये सारी गेम किस लिए खेली जा रही है? ताकि हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम हो। अब कोल, पहली बात तो ये सब करता है, कोल का ये बाइंग और ये सब, या ये कोल से रिलेटेड चीज़ें करता कौन है? कोल, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि PSU है। कहाँ हेडक्वार्टर्ड है? कोलकाता में। अब और हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल तो है ही। अब हम सिनगैस पे जाते हैं। तो इंडियाज़ नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन जो है, जिसका टारगेट है कि हम 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो बाय 2030 मतलब हम सफिशेंट हो जाएं, और कि हम बाय 2030 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल गैसिफिकेशन कर लें, ताकि हम नेचुरल गैस को जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस उससे दूर हो जाएं, ये सब चीज़ें सेल्फ सफिशेंट हो जाएं, फर्टिलाइज़र्स या ऑयल गैस इम्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में। अब सिनगैस क्या है? सिनगैस इज सिंथेसिस गैस। अब इसके अंदर तो ये सिंथेसिस गैस ये वैल्यूएबल होती है, कंबस्टिबल मिक्स होता है, जिसमें अभी मैंने बताया ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें से अगर हम केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें, तो ये आगे यूज़ हो सकता है, जो अभी हमने यूज़ की चीज़ें बताई। अब इसी में फ्लू गैस क्या होता है? फ्लू गैस ही है जो कार्बन कैप्चर वगैरह चीज़ों में पकड़ा जाता है, क्योंकि वो जो वेस्ट एग्जॉस्ट है फ्रॉम कंबशन, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड, N2, पानी, SOx, NOx, ये सब फाइनल एमिशन की चीज़ें होती है। तो उसे तो हमें कैप्चर करना होता है कि फिर हम बाद में उसको कुछ रिलीज़ करें, यूज़ करें, या फिर उसका क्या करें। लेकिन ये सिनगैस तो बीच का, इट्स एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ है? सबसे ज़्यादा रशिया में, सबसे ज़्यादा US में है, फिर रशिया में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, फिर चाइना में है, फिर इंडिया में। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? झारखंड में। बिटुमिनस हमें मिलता है। तो जो बेस्ट है वो एंथ्रासाइट है, लोएस्ट लिग्नाइट या पीट। अच्छा, कोयले का क्या मतलब है? मतलब कार्बन कंटेंट उसका बहुत ज़्यादा है। हमारा जो कोयला है हाई ऐश, लो सल्फर है। अब हम बात करते हैं सिल्वर हॉल मार्किंग के बारे में। तो जो अब सिल्वर ज्वेलरी के लिए भी एक हॉल मार्किंग यूनिक ID सिस्टम ला दिया गया है, HUID। अल्फा न्यूमेरिक है, लेज़र मार्क्ड है, और सिल्वर वर्ड ऐड कर दिया जाएगा। एंड बिस्केयर नाम का एक ऐप है जिससे वेरीफाई होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, जो ये सब काम करती है स्टैंडर्ड सेटिंग के। अब 2D मटेरियल्स पे आ जाते हैं। तो 2D मटेरियल ग्राफीन सबसे पॉपुलर। इसका क्या है? हनीकॉम लैटिस होता है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, नियर परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, कोई वीक पॉइंट्स इसमें होते नहीं हैं।
एंड ये क्रिस्टलाइंस सब्स्टिट्यूट, इसके अंदर थिकनेस होती है अबाउट फ्यू एटॉमिक लेयर्स ओनली, तो बहुत मिनिमल सी इसकी थिकनेस होती है इन द थर्ड डायमेंशन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हाई होती है, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह, क्योंकि इसका बहुत मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है ग्रिफिन की, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट इट्स अ नियर परफेक्ट स्ट्रक्चर, तो उन्हें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता, वो बहुत हाई स्पीड्स पे चलते हैं। अब डायलॉग नेक्स्ट की बात करते हैं, डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस। तो दिस इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन, जो कि जब भी हम अब जब हम फूड की बात कर रहे हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जिक्र आए तो वो उसके फादर डॉक्टर नॉर्मन ए बॉर्डलैंग, तो और फिर हमारे यहाँ तो एम एस स्वामीनाथन जी थे हु लेड इट, एंड तो न्यू दिल्ली में हुआ ही है, एंड इसका थीम था टेक इट टू द फार्मर। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस पे आ जाते हैं, जिन्होंने लाइमस्टोन को जिन्होंने लाइमस्टोन को मेजर मिनरल डिक्लेयर कर दिया गया। तो MMDR एक्ट 1957 का, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। अर्लियर लाइमस्टोन वाज अ माइनर मिनरल, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होते थे कि रूल्स बनाओ और रॉयल्टी कलेक्शन वगैरह। अब जो MMDR एक्ट का जो सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि हर माइनिंग लीज का जो होल्डर होता है वो एक रॉयल्टी पे करता है फॉर मेजर मिनरल, चाहे आप उसको कंज्यूम करो, एंड ये सेकेंड शेड्यूल में जो है मेंशन्ड है। एंड पहले लाइमस्टोन में डिस्टिंक्शन होता था कि जो भट्टी में यूज़ किया जाता है लाइमस्टोन वो अलग है, और जो लाइमस्टोन बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है वो अलग है। सो लाइमस्टोन इन क्लिन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लाइम एंड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, ये सब साइड में। और जो मेजर मिनरल्स हैं उसका सेंटर देखता है, माइनर का स्टेट देखता है, और जो क्रिटिकल मिनरल के जो लाइसेंसेस हैं वो सेंटर देखता है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि पहले इसको माइनर मानते थे अर्लियर, और इसको तो मेजर, पहले इसको माइनर मानते थे, लेकिन अब पहले इसको माइनर मानते थे और इसको मेजर मानते थे कंस्ट्रक्शन में या फिर फर्टिलाइज़र्स में, इसको मेजर मानते थे। अब ये क्लासिफिकेशन हटा दिया गया है, तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हट गई हैं। अब ग्रैप की बात करते हैं। ग्रैप क्या है? क्रिएटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान NCR में बाय CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे होता है कि 201 से 300 है, 301 से 400 है, तो अलग अलग ग्रैप की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। तो क्या CAQM स्टैट्यूटरी है? हाँ, अंडर द CAQM एक्ट 2021 दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, UP इन सब एरियाज़ में लगता है। एंड तो ये तो ग्रैप के बारे में हो गया। अब 1 गीगावाट हाइपर स्केल गूगल डेटा सेंटर फॉर AI एंड 5G, क्या इसको अभी डेटा सेंटर्स को जो स्टेटस दे दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी रिसेंट बजट में, METI के अंडर आता है ये। तो ये 1 गीगावाट हाइपर स्केल कूल डेटा सेंटर जो है ये इट यूजेस क्लोज लूप इवेपोरेटिव कूलिंग फॉर लोअरिंग वाटर फुटप्रिंट। तो ये गूगल का डेटा सेंटर है, 1 गीगावाट हाइपर स्केल गूगल डेटा सेंटर। ओके, अब NCERT का इसलिए चर्चा में थी कि उन्होंने जुडिशरी में करप्शन और उसके बारे में मेंशन कर दिया था 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में, एंड देन इट हैड टू बी रोल्ड बैक। तो NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर आता है? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आता है। एंड इट advises and assists Ministry of Education for improving school education। अब एजुकेशन किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। NCERT बुक्स क्या मैंडेटरी है? नहीं, ये स्टेट बोर्ड्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो अब जो राइट ऑफ चिल्ड्रन है टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, इसमें राइट टू एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A। तो इसमें है कि 6 से 14 साल के बच्चों के फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा, और जो प्राइवेट स्कूल में 25% सीट्स हैं वो रिज़र्व कर दी जाएंगी फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम EWS या डिसएडवांटेज ग्रुप्स। भारती क्या है? भारती इज़ रिलेटेड टू अपीडा, और अपीडा क्या है? भारती इज़ रिलेटेड टू सी फूड एक्सपोर्ट्स, AI ब्लॉकचेन का यूज़ करना, जियो टैग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में लाना, उससे रिलेटेड है भारती। मतलब
और अपीडा क्या है? अपीडा इज़ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अपीडा इज़ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। अपीडा इज़ रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को कैसे, इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, स्टार्टअप्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या स्टैट्यूटरी है? हाँ। एंड it promotes development and export of agricultural products, fruit, vegetable, meat, dairy। तो ये सब अपीडा का काम है। तो भारती इज़ रिलेटेड टू व्हाट? सी फूड एक्सपोर्ट्स वगैरह वगैरह। अब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो ये जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, क्या ये इंडिया कर रहा है? सिर्फ नहीं, इंडिया एंड जापान कर रहे हैं। 80% गॉर्जी का कॉस्ट बियर कर रही है। 50 साल का लोन है, मॉरिटोरियम ऑफ 15 years। एंड ये फिर इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 21 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, इंडिया का पहला अंडर सी टनल है एट थाने क्रीक। तो इट्स एन अंडर सी टनल रेलवे का। इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है? जे स्लैब ट्रैक, ब्लास्टलेस ट्रैक की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हो रही है। जापानीज़ शिनकासन ट्रैक टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुंबई अहमदाबाद जे ब्लास्ट टेक्नोलॉजी, जापान मेजर कॉस्ट बियर कर रहे हैं। पहला अंडर सी टनल होगा ये, 21 किलोमीटर लॉन्ग एंड थाने क्रीक। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साइलेंट कन्वर्सेशंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर। किससे रिलेटेड है? ट्राइबल से रिलेटेड है। ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन बाय होम? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो इसे ऑर्गेनाइज करता है। कितने PVTGs हैं इंडिया में? 75। अब ग्रीन हाइड्रोजन पर आ जाते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स, ये पोर्ट्स की बात है विच हैव बीन फॉर्म्ड अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कौन कौन से पोर्ट्स हैं? एक तो दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला का, VO चिदम्बरम पोर्ट एंड पारादीप पोर्ट। अब पोर्ट्स जो हैं दे आर द प्राइमरी गेटवेज टू प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन हब्स कौन से पोर्ट्स हैं ये? अब दिल्ली डिक्लेरेशन पे आ जाते हैं ऑन लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स। तो ये कब अडॉप्ट किया गया? एट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसके अंदर और ये वॉलंटरी है एक तो, एंड अलाइनिंग म्यूनिसिपल बजट्स विद SDG 11। लिंक फ्रेमवर्क इसके उसमें आता है। क्या है कि लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज को इंटीग्रेट करना एंड मॉडर्न अर्बन इंजीनियरिंग। तो दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन लोकल एक्शन फॉर ग्लोबल क्लाइमेटिक गोल्स। फिर लीप्स क्या है? लीप्स इज़ लॉजिस्टिक्स एक्सेलेंस एडवांसमेंट परफॉर्मेंस शील्ड। ये भी DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें जो लॉजिस्टिक्स एक्सेलेंस है उनको बेंचमार्क करना, सेलिब्रेट करना बेस्ट लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिस को। तो लीप्स इज़ अबाउट लॉजिस्टिक्स एंड स्कोप एमिनेंस वाज अबाउट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। फिर लॉजिस्टिक्स की बात आ गई तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो उसका एम क्या है कि हमें डिक्रीज़ करनी है लॉजिस्टिक कॉस्ट को फ्रॉम 13-14% टू 8-9% ऑफ GDP बाय 2030। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट इज़ अलाइंड विद ULIP यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म। तो लीप्स इज़ अबाउट इनोवेशन इन लॉजिस्टिक्स एंड लीड्स भी एक इंडेक्स है। इट इज़ अबाउट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो एक सेकेंड, ये ULIP इज़ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मतलब ये अलग अलग जगह के अक्रॉस मिनिस्ट्रीज डेटा कंपाइल कलेक्ट करता है एंड देन presents dashboards. So leaps is about innovations और जो लीड्स है वो एक इंडेक्स है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अक्रॉस लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस। लॉजिस्टिक्स की बात है तो PM गति शक्ति आएगा। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 में लॉन्च हुआ कि रोड्स, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इन सब पे हमें फोकस करना है। मतलब ये दिस इज़ द अम्ब्रेला टर्म। और फिर इसके नीचे इसके अंडर आता है रोड के लिए भारतमाला, एयरपोर्ट्स के लिए उड़ान, डिफेंस कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक्स के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आ गई कि हमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम करनी है।
फिर रेलवेज़, पोर्ट्स, वाटरवेज़, इन सबको फोकस करना। अब हम बात करते हैं कि इसमें पीएम गति शक्ति में 58 मिनिस्ट्रीज़, 38 स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज़, ये इसका पार्ट है। एंड इसके बहुत इलेबोरेट डैशबोर्ड्स हैं। फिर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब कोई सिटीज़ नेटवर्क को ज्वाइन कर लेती है तो दे शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रमोट क्रिएटिविटी। एंड ये 2030 यूएन एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको भी ये उसमें भी एड करता है। 8 फील्ड्स हैं यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ के, कि आर्किटेक्चर की हो, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स, म्यूज़िक। गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ और हैदराबाद आते हैं इंडिया से। लिटरेचर में कोझीकोड, म्यूज़िक में वाराणसी, चेन्नई, ग्वालियर, और क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में जयपुर और श्रीनगर आता है। लखनऊ एंड हैदराबाद आता है। गैस्ट्रोनॉमी में तो क्राफ्ट्स वगैरह में जयपुर एंड श्रीनगर, लिटरेचर में कोझीकोड, गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ एंड हैदराबाद, और म्यूज़िक में वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर। अब यूनेस्को की बात करते हैं। तो ये था कि यूएस यूनेस्को से निकल गया है, वो एक न्यूज़ थी। खैर, यूनेस्को यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये स्पेशलाइज यूएन एजेंसी है? हाँ, ये स्पेशलाइज यूएन एजेंसी है इन पेरिस। तो ये बोलता है कि पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस, कल्चर। तो गुजरात इंडिया की पहली ये सिटी बनी थी। एंड इसके अंदर क्या लोथल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नहीं। क्या धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? हाँ। अब और अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने का भी होस्ट है 2030 का। एंड 2036 ओलंपिक्स के लिए अपनी बिड भी फाइल करेंगे। अब ये इसलिए भी न्यूज़ में था अभी क्योंकि जयपुर में एक हेरिटेज ऑडिट हो रहा है बाय यूनेस्को एंड आईकॉस्मोस, जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स हैं। जयपुर में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जयपुर को पिंक सिटी है और इस वजह से इंक्लूड किया गया था। जयपुर हैज़ बीन फाउंड बाय महाराजा सवाई जय सिंह टू, पर जो उसका पिंक पैकेट है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब वो उतना उसको अच्छे से डेवलप नहीं कर रहे हैं। क्या उन्हें उस लिस्ट से हटा देना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज़्यादा किस कंट्री में है? इटली में है। फिर उसके बाद चाइना में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है। इंडिया में कितनी है? 44 है। रिसेंट मराठा लैंड्स बने हैं जिसमें बहुत सारे फोर्ट्स हैं, जिसमें से एक फोर्ट जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में और जो मोइडम्स ऑफ अयोम असम के हैं। ठीक है, अब LVM-3 की बात करते हैं, जिसने CMS-03 मिशन, अब ये है क्या CMS-03 मिशन, जिसे GSAT-7R भी कहा जाता है। तो LVM जो है वो हमारा लॉन्च व्हीकल है इसरो का, सारी भारी चीज़ें यही करता है। LVM-3 गगनयान में यूज़ होगा। अब जो CMS है ये दिस द हेवीएस्ट सैटेलाइट 4410 kgs की है। एंड इट्स द हेवीएस्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम इंडियन सॉइल। जियोसिंक्रोनस ट्रांस ऑर्बिट में से लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब वो वहीं से सबसे ज़्यादा क्यों लॉन्च किए जाते हैं कि वो इक्वेटर के पास है, इट्स क्लोजर टू द इक्वेटर। तो जो अर्थ की रोटेशनल स्पीड है उसका उसे फ़ायदा मिलता है। सो लॉन्च इज़ ईजियर। इसलिए जितने भी स्पेस स्टेशन, जितने भी सैटेलाइट लॉन्चिंग जगह अगर आप वो देखोगे तो वो जनरली इक्वेटर के पास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि अर्थ बल्जिंग है तो वहाँ पे अर्थ की रोटेशनल स्पीड का फ़ायदा मिलता है। एंड दैट्स वाई वो फिर कोरियोलिस फोर्स और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो CMS-03 है, जो मिलिट्री सैटेलाइट है, ये किसका रिप्लेसमेंट है? GSAT-7 रुक्मिनी का रिप्लेसमेंट है ये, मैरीटाइम कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए। क्या मल्टी बैंड सिक्योर कम्युनिकेशन करेगा? हाँ, फॉर इंडियन नेवी एंड स्ट्रेटेजिक यूजर्स। तो एक मिलिट्री सैटेलाइट है तो ये मल्टी बैंड है। ठीक है, अब वर्ल्ड समिट फॉर सोशल जस्टिस कहाँ हुआ था? दोहा के अंदर हुआ था, UN में। एंड दोहा के अंदर हुआ था दोहा के अंदर हुआ था। अब जो UN कराता है ये, और जो पहली समिट हुई थी वो हुई थी कोपेनहेगन में, पावर्टी, एम्प्लॉयमेंट, सोशल
ऑडिट्स और ये मतलब सोशल जस्टिस इस सब के ऊपर होती है। तो दोहा में हुई थी, तो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ था। कोपेनहेगन गोल्स और जो 2030 का जो हमारा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, डिजिटल इंक्लूजन, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, इन सब चीज़ों पे बात हुई थी। तो मनसुख मांडविया जी भी गए थे। तो वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट कहाँ हुई थी? दोहा में हुई थी। नवंबर में हुई थी आई थिंक। द वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट दोहा में, जिसमें से निकला था दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। अब आते हैं वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट के ऊपर। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, अच्छा हाँ, एक फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी पर भी बात हुई थी। 2020 इनिशिएटिव कहता है कि जो नेशनल बजट है उसका 20% दोगे, जो डोनर कंट्रीज़ हैं वो भी उनका जो 20% अमाउंट होगा वो भी डेवलपमेंट में जाएगा। मतलब कोपेनहेगन गोल्स बेसिकली सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट पे बात करते हैं। ये क्या है? टूरिज़्म ट्रेड शो है बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का, जो कि जिसके अंदर इनक्रेडिबल इंडिया का पवेलियन था बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। इनक्रेडिबल इंडिया का पवेलियन था बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। अब ये जो अब जब हम ट्रैवल की बात कर ही रहे हैं तो एक ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट आती है विच है सेइंग कि सोलो ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं, वर्केशंस बढ़ रही हैं। अब जब हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स तो आएगा ही। तो एज़ पर दैट सिंगापुर का पासपोर्ट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि 192 नेशंस में वीज़ा फ्री एक्सेस देता है, और इंडिया की जो है वो 75th रैंक है। अब हम आते हैं चलो इंडिया इनिशिएटिव पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म बोलती है, टूरिज़्म का है। विच सेज इंडियन डायस्पोरा को बोलते हैं टू बिकम इनक्रेडिबल इंडिया एम्बेसडर्स, और आप अपने फॉरेन फ्रेंड्स को इनवाइट करो कि वो इंडिया में आएँ और विज़िट करें। फिर ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, जो कि 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा में है, ILO का है ये। तो ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, तो एक वो मीट हुई थी दोहा में। अब ये ILO का है। ILO का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रियम्बल है वही बोलता है कि जो यूनिवर्सल पीस है दैट कैन ओनली बी अचीव्ड अगर इफ़ इट्स बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस। ILO सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स में भी डिसेंट वर्क आता है। एंड ILO का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, हाँ फाउंडिंग मेंबर है। ILO इज़ अ UN एजेंसी, हाँ इट्स अ UN एजेंसी। UNESCO इज़ ऑल्सो, ILO इज़ ऑल्सो। एंड जो लेबर स्टैंडर्ड्स, राइट्स एट वर्क, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, इस सब पे ILO काम करता है। अब नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ डेवलप हो रहा है? लोथल पर डेवलप हो रहा है। तो लोथल इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, धोलावीरा इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट लोथल इज़ मैरीटाइम हेरिटेज कन्वेंशन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जो हमारी 45,000 ईयर्स की जो मैरीटाइम हिस्ट्री ऑन डिस्प्ले की, हरप्पन में हम बोलते हैं कि वहाँ हमें डॉकयार्ड मिला और ये सब चीज़ें, वो सब इट विल बी एट डिस्प्ले। अब इट कम्स अंडर सागरमाला, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज। अब बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ हमने इसके बारे में MOUs भी साइन करे हैं। नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, वियतनाम, जर्मनी, UAE यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है। प्रसाद स्कीम क्या है? प्रसाद स्कीम इज़ रिलेटेड टू पिलग्रिम रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, जो कि विच सेज कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का है, रिलीजियस टूरिज़्म, उन सर्किट्स को डेवलप करना ताकि फिर वहाँ से टूरिज़्म बड़े, हमारा इकोनॉमी में ग्रोथ हो। तो प्रसाद स्कीम इज़ अबाउट, प्रसाद कहाँ मंदिर में मिलता है, रिलीजियस चीज़ों में, मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी मतलब रिलीजियस प्लेसेस से एसोसिएटेड होता है ना, पूजा से रिलेटेड है प्रसाद। तो इसलिए पिलग्रिम रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड रिलीजियस टूरिज़्म के बारे में है। अब गारंटी फॉर रोज़गार आजीविका मिशन, VBG रामजी 2025 ग्रामीण, हाँ। तो ये है कि 100 डे मनरेगा को रिप्लेस कर रहा है, तो 100 डे से 125 डेज़ कर दिया गया। सेंटर और स्टेट का स्प्लिट, एंड देन विकसित भारत, विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स, एंड
ग्राम पंचायत के लिए जो प्लान्स हैं उनका मेंशन है। देन एक एग्रीकल्चर पॉज की बात की गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको पहले से एक दे हैव टू नोटिफाई अ पीरियड अप टू 60 days जिसमें वर्क विल नॉट बी अंडरटेकन, और इफ़ इट कोइंसाइड्स विद पीक एग्री सीजन, जब हार्वेस्टिंग है, सोइंग है, तो मतलब एक एग्रीकल्चर पॉज की बात की है 125 दिन का कर देंगे। देन टेक्नोलॉजी में कि ऐप डैशबोर्ड्स फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ट्रांजैक्शन, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉर प्लानिंग। मनरेगा 2005 को रिप्लेस कर रहा है। सोशल ऑडिट्स का इसमें जिक्र है। 4 प्रायोरिटीज़ के सेक्टर हैं जिन पे काम फोकस्ड होता है। एक तो वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि हम डिज़ास्टर इवेंट्स को मिटिगेट कर पाएँ। स्पेशल डिज़ास्टर इवेंट, तो डिज़ास्टर वाली चीज़ थोड़ी यूनिक है। अब हम बात करते हैं इको डिज़ाइन फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन, ESPR। तो ESPR इको डिज़ाइन फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन, ये सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड है और ये EU का है, जो ये बोलता है कि एंड इसके अंदर एक डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट भी है, जो ये कहता है कि QR कोड लगे होंगे। मैंडेटरी टूल दैट प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस विद इन्फो एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन EU मार्केट, कि आप उनको लाइक यू कैन सी ऑन दैट प्रोडक्ट वो सारी इन्फो, जिससे कि आप पता कर पाओ कि सस्टेनेबल है कि भी नहीं है। क्या है कि नॉन टैरिफ बैरियर है, हाँ, क्योंकि इसमें टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, सस्टेनेबल रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो कॉस्टली बना देगा आपके प्रोडक्ट को। तो ESPR यूरोपियन यूनियन रिलेटेड है। NGT की बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट किस में आता है? हमारे राइट टू लाइफ एक्ट आर्टिकल 21 किस लिए फॉर्म हुआ था? फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोडक्शन, ताकि एंड फॉर गिविंग रिलीफ फॉर डैमेजेस। एंड अब NGT के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि उसके चेयरमैन, एक तो इसमें चेयरमैन होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन वही हो सकते हैं इज़ और हैज़ बीन अ सुप्रीम कोर्ट जज, और या फिर वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। एंड जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। तो जो चेयर हैं वो तो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, लेकिन जुडिशियल मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नॉट बाउंड बाय CRPC या इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो तो अब हटा के भारत संशय संहिता से रिप्लेस कर दिया गया इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एंड तो भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक न्याय संहिता, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय संशय संहिता। फिर हम आते हैं कि क्या ये अपील कर सकते हैं? हाँ, इसके जो ये डिसीजन है, इट कैन बी अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days ऑफ अवार्ड, एंड 6 months का टाइम फ्रेम होता है टू डिस्पोज द केस। एक्सपीडिशियस तभी हो पाएगा ना 6 months के उसमें। तो ये इसके चेयरमैन तो या तो सुप्रीम कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और हाई कोर्ट के जज भी एक जुडिशियल मेंबर की तरह हो सकते हैं। तो जो चेयरमैन है वो तो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और मेंबर सुप्रीम हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। अब इंडिया न्यूजीलैंड का ट्रेड पैक्ट हुआ है, तो न्यूजीलैंड जो है वो 2nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का इन ओशनिया। लार्जेस्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडियन प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, लेदर, एपरल्स, सेरेमिक्स। इंडिया ने किन किन सेंसिटिव चीज़ों को एक्सक्लूड किया? डेयरी, एनिमल प्रोडक्ट्स, कॉपर वगैरह के, कॉपर या एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब टैरिफ रेट कोटा क्या होता है कि इम्पोर्ट्स आर अलाउड एट लोअर या ज़ीरो टैरिफ अप टू अ कोटा। जब भी आप एक्सीड कर जाते हो तो पूरा वाला ही रेट लगने लगता है। Now New Zealand has also signed an annex to
टू फैसिलिटेट ट्रेड इन आयुर्वेदा, योगा, ये आयुष वाली जो चीज़ें हैं, और स्टूडेंट मोबिलिटी एंड पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर भी एक एनेक्स साइन किया गया है। एंड एक दूसरे के जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस हैं उनका म्यूचुअल रिकग्निशन किया गया है। लेदर एक्सपोर्ट्स पे भी बात हुई है, तो ये न्यूजीलैंड का हो गया, जिसके अंदर की म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस, टैरिफ रेट कोटा, आयुर्वेद, आयुष वाली जो बातें हैं वो। बायोबिटुमेन क्या होता है? बायोबिटुमेन बायो एसफाल्ट, तो ये बाया पायरोलिसिस, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय CSIR। तो ये क्या है? इट्स एन ग्रीन ऑल्टरनेटिव टू जो हमारा कन्वेंशनल बिटुमेन होता है, जो कि इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल इटसेल्फ। जब हमने कहा था ना वो कैटालिटिक क्रैकिंग, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है क्रूड ऑयल का, तो अलग अलग चीज़ें निकलती हैं अमृत मंथन की तरह, तो अलग अलग चीज़ें निकलती हैं उस होते, तो वो उसका बाय प्रोडक्ट है बिटुमेन। अब बायो बिटुमेन क्या है कि आप नॉन एडिबल बायोमास जो होते हैं, जैसे स्टबल, फॉरेस्ट का वेस्ट, सीवेज का स्लज, उसको आप बहुत ज़्यादा हीट कर दो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो उसके अंदर का लिग्निन और सेलुलोज होता है वो ब्रेक कर जाता है, तो लिक्विड बनता है, वो बायो ऑयल है जो है बायो बिटुमेन। जो सॉलिड है वो बायोचार है, जो है सॉइल की हेल्थ के लिए अच्छा। और फिर है सिन गैस, जो कि एनर्जी के लिए यूज़ होता है। सिन गैस इज सिंथेटिक गैस, बायोचार इज़ सॉलिड सॉइल हेल्थ के लिए, एंड बायो ऑयल इज़ बायो बिटुमेन। बायो ऑयल, बायोचार, सिन गैस, एंड नॉन एडिबल बायोमास, स्टबल, फॉरेस्ट वेस्ट, सीवेज स्लज, पायरोलिसिस। एंड जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में किसी चीज़ को बंद करा जाता है, ये यहाँ पर तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये पायरोलिसिस हो जाता है, इसे पायरोलिसिस कहते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, DGMS, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो धनबाद में है। उसके 125 साल हुए हैं। अब इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कहता है कि हज़ार्डरी कंडीशंस होती हैं वर्किंग फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन माइंस। ठीक है। अब इंडिया EFTA, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा, तो ये EFTA कंट्रीज़ है कौन सी? लाइचेस्टीन, एक तो है नॉर्वे, आइसलैंड, लाइचेस्टीन, स्विट्ज़रलैंड, ये 4 कंट्रीज़ हैं जो these are the 4 countries, European Free Trade Association, या नॉर्वे, लाइचेस्टीन, नॉर्वे, आइसलैंड, लाइचेस्टीन, स्विट्ज़रलैंड। तो फ्री ट्रेड नॉर्वे, आइसलैंड, लाइचेस्टीन एंड स्विट्ज़रलैंड। तो ये EFTA कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर जो स्विट्ज़रलैंड है वो हमारा लार्जेस्ट पार्टनर है, और जो सेकंड है वो नॉर्वे है। ओशनिया में लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, और जो सेकंड है वो न्यूजीलैंड है। इधर स्विट्ज़रलैंड सबसे बड़ा है और सेकंड हमारा नॉर्वे है। तो ये क्या है EFTA कंट्रीज? इज़ 4 डेवलप्ड यूरोपियन नेशंस। तो उन्होंने बोला है कि बाइंडिंग कमिटमेंट्स एंड $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट, और 1 मिलियन जॉब्स से करेंगे जनरेट, ज़ीरो ड्यूटी ऑन कॉफ़ी लाइन्स, और ये जो हमारा मरीन प्रोडक्ट्स हैं, श्रिम्प, फ़िश, इसके बारे में, इसके ट्रेड के ऊपर भी बात हुई है। सो दिस इज़ अबाउट EFTA। अब हम बात करते हैं ओके, इसको नेक्स्ट में करते हैं आगे से।